नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपका स्वागत है कमोडिटी राउंड अप में। हम बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर जोरदार मुनाफा वसूली ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है। जिस तरह की गिरावट है उसके बाद सोना अब 5 हफ्ते के लोज पर है और चांदी 1 महीने के लोज पर कारोबार करती हुई। जो कंसर्न्स थी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, ट्रेड टेंशंस थी, वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई हैं और जिसका असर हमने सोने चांदी में बिकवाली के तौर पर आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की। यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। 2% की गिरावट कल देखने को मिली थी और 1.5% की गिरावट इस वक्त यहाँ पर एशियन बाजार में देखने को मिली है। यहाँ पर भी जिस तरह से सैंक्शंस हमने सीरिया पर हटते हुए देखा, उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएस की इन्वेंट्रीज भी बढ़ी हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही आज बात करेंगे मेटल्स की भी, जहां पर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में कुछ कमजोरी ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है। इन करंट लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए, बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता एंड सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जोरदार मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। $3,500 एन आउंस का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब वहां से 10% तक की गिरावट हमने सोने के प्राइसेस में दर्ज होते हुए देखी है। आप देख सकते हैं कल देर रात की 2% की गिरावट के बाद 1.5% की गिरावट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर $51 नीचे सोना कारोबार कर रहा है, $3125 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स। अजय, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? नमस्कार मंजूरी। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी फैक्टर्स पिछले 2 साल से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, लास्ट 4 महीने में एक साथ एक्यूमुलेट हुए, जिसकी वजह से हमने 3500 का लेवल छुआ और अब एक के बाद एक मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट इट बी यूएस चाइना की बात कर ले, चाहे आज हमने मॉर्निंग में ईरान से भी अपडेट आते हुए देखिए, रशिया यूक्रेन हो चुका है, सीरिया हो चुका है। तो मुझे लगता है जो एक कैस्केडिंग न्यूज आती जाएगी धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं गोल्ड पे जो प्रीमियम बना हुआ था वो अब खत्म करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि 2970 जो हमने इससे पहले एक फॉलबैक में देखा था 3200 से, वो एक इमीडिएट मुझे लगता है सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन स्लोली एंड स्टडीली आप देखेंगे जो फाइनेंशियल प्लेयर है, जैसे हमने ये शनिवार को CFTC का डेटा देखा था, वहां पे भी लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है। ETF के अंदर भी हम आते हुए देखेंगे कि स्टार्ट लिक्विडेशन चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पहला इमीडिएट टारगेट तो $2970 का रहेगा, बट धीरे धीरे हम अगले 2-3 महीने के अंदर प्राइसेस में और दबाव बढ़ते हुए देखेंगे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में काफी मजबूती देखी गई थी, अभी रुपए में थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर है, इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ेगा। इनिशियली तो 90,000 90,500 का लेवल है, बट आई डाउट के नीचे में हम 88,500 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो कुल मिला के जो अब तक की बड़ी रैली हमने देखी थी सोने में, अब टेम्पररी एक फिज आउट होते हुए दिखाई देगी। हो वाला एब्सोल्युटली, वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे हैं जहां पर 91,000 के आसपास के लेवल्स हैं और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि 90 भी टूट सकता है और 88,500 तक के लेवल्स हम यहां पर बनता हुआ देख सकते हैं, यानी कि $3,000 पर आउंस की मुनाफा वसूली एक बार यहां पर आ सकती है। अजय, जैसे आपने कहा, वेल यस, 3500 के बाद रैली थोड़ी सुस्त होती हुई नजर आई थी, एक तरफा यहां पर बाइंग थी और जो फैक्टर्स फंडामेंटल्स थे जिनकी वजह से गोल्ड में बाइंग थी, वो भी धीरे धीरे यहां पर ईज ऑफ होते हुए नजर आए। जब आप कहते हैं 2970 तक यहां पर गोल्ड जा सकता है, तो क्या ये बाइंग लेवल्स होंगे? क्या इस साल के अंत तक अभी भी आपको लगता है कि गोल्ड वापस रिबाउंड करेगा और तेजी देखने को मिलेगी, या इस साल का हाई बन चुका? मैं 2019 सितंबर ऑनवर्ड जब एक रेशियो है GSCI वर्सेस S&P 500, उसको देखता था तो गोल्ड में हमेशा तेजी 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 दिख रहा था। बट लिटरली जो 3500 है वो बैंग ऑन हो चुका है। मैं अभी एज ऑफ नाउ देखिए, गोल्ड में कभी भी परसेंटेज करेक्शन नहीं दिखता है, टाइम करेक्शन आता है। बट आई थिंक यहाँ से भी मुझे लगता नहीं कि गोल्ड एक पॉजिटिव रिटर्न दे पाएगा। हालांकि इन्फ्लेशन को लेकर सब सपोर्ट मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एवरेज आउट जो रहेगा वो 2750 का रहेगा। बट कहीं ना कहीं अभी भी चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है कि 2350 से 2380 का एक स्पाइक जरूर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिलाकर बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। आई थिंक 85 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट पे 82 83 कुड बी अ लेवल के वहां पे रिव्यू करके हम बाइंग करें। बट रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन रही है अब तक पिछले 4 सालों के 20-20% का रिटर्न जो बन रहा था, वो अब मुझे नहीं लगता गोल्ड में बनेगा। चांदी डेफिनेटली उसमें एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, बट गोल्ड में मुझे लगता है वेट करना चाहिए बाइंग करने के लिए। एटलीस्ट 85 के नीचे मिल जाएगा। तो नियर टर्म में 88,500, थोड़े से लंबे समय में 85,000 भी मिलेगा। लेकिन अपसाइड टारगेट्स अब यहाँ से क्या है? ईयर एंड कहाँ देखते हैं, नीचे की तरफ या थोड़ा सा बेहतर?
आई थिंक जो जो चीजें सपोर्ट कर रही थी वो ऑलरेडी सब डिस्काउंट हो चुकी है, बट हाँ अभी भी ऑन वर्ज है कि कोई भी अगर वॉर एस्केलेट होता है या कुछ नया आता है तो आई थिंक वर्स्ट इन केस 97 98 के ऊपर मेरे को नहीं लगता कि गोल्ड अभी सस्टेन कर पाएगा, वहां पे काफी की रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हायर साइड पे वर्स्ट इन केस 97 98 का जोन, बाकी डाउन साइड मुझे लगता है कि 85 का लेवल आराम से अचीव कर जाएगा, उसके नीचे भी दिख जाएगा। तो ये सोने की एज ऑफ नाउ सेंस यहाँ पर नजर आती है। ऑल टाइम हाइज बहुत बेहतरीन लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं एंड शायद लॉन्गर टर्म में यहाँ पर हम वो इजाफा लगातार बनते हुए देखेंगे भी, लेकिन एक करेक्शन की यहाँ पर उम्मीद एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आ रही है। अविनाश जी, आप कहेंगे खरीदारों के लिए ये अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बड़ा हाई हम देख चुके हैं, मुनाफा वसूली भी आई है। सीएफटीसी का डेटा दिखाता है कि कुछ लिक्विडेशन वहां पे आनी शुरू हो गई है, ईटीएफ में थोड़ी रिडेम्पशन है। हायर लेवल्स पे हमने इंडियंस को भी यहां पर एक्सचेंज करते हुए, सेल करते हुए देखा है। अब क्या धीरे धीरे बाइंग लेवल्स उभर के आ रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सारे शहीदों को जिन्होंने आज हमको यहाँ पर सेफ रखा हुआ है। और रही बात गोल्ड की, देखिए जो तेजी बढ़ती है एकदम से तो वो बहुत अच्छा करेक्शन है, और ये 10% का करेक्शन इज नॉट अ बैड करेक्शन। और मुझे लगता है कि और 3 से 4% एक बार के लिए नीचे आ सकता है। जैसे कि अभी अजय जी ने बताया कि सारे नेगेटिव्स गोल्ड की तरफ नजर आ रहे हैं अभी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हम किसी को भी नहीं दिखने में आ रहा है, क्योंकि जब मद्दी आती है तो सारे के सारे लोग मद्दी में बैठते हैं। जो ट्रस्ट फैक्टर ऑफ ट्रम्प है वो आज भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, और जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो अब जैसे जैसे भाव नीचे आ रहा है वो और बढ़ेगी। और मुझे ये लगता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये गोल्ड का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। डेफिनेटली वी शुड बी केयरफुल व्हाइल बाइंग, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि $2700 भी आ सकता है, मुझे नहीं लगता उतना नीचे आएगा। डेफिनेटली गोल्ड कैन टच रफली अराउंड $3000 और वहां से तेजी वापस आएगी। मुझे 100% ये लगता है। एंड एज फार एज डिमांड इज कंसर्न इन द मार्केट, जैसे जैसे भाव नीचे आ रहे हैं डिमांड इंप्रूव हो रही है। और डेफिनेटली इंडिया का कंज्यूमर जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। जब ऊपर गया था एक्सचेंज और रिटर्न्स के लिए आ रहा था, अब धीरे धीरे वो बाइंग की तरफ आ रहा है जैसे जैसे वेडिंग डिमांड बढ़ रही। मनीषा जी, आपका वो पॉइंट सेंट्रल बैंक बाइंग का भी काफी वैलिड है क्योंकि 3 साल में लगातार तेजी है और प्राइसेस करेक्शन का एक फायदा यहां पर सेंट्रल बैंक जरूर उठाता हुआ नजर आएंगे। आप वेडिंग डिमांड आप कैसी बनता हुआ देखते हैं? हर साल हम देखते हैं इंडिया में 40 लाख के आसपास शादियां होती हैं, इस बार भी उतनी है, शायद ज्यादा है, ज्यादा ऑस्पिशियस दिन भी हैं। क्या इन लेवल्स पे और अगर हम कुछ और मुनाफा वसूली देखते हैं तो वो बाइंग अच्छी स्ट्रांगली लौटेगी? 100% मनीषा जी, वेडिंग बाइंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। और आज की डेट में अगर से हम इंडिया की डिमांड देखते हैं तो वेडिंग कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इंडियन वेडिंग डिमांड, और वो तो कम होने वाली नहीं है। और उसी वजह से बाइंग इंटरेस्ट वापस शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ना ही है। और ये सपोर्ट कंज्यूमर को बहुत अच्छा मिल रहा है कि इनकी जब वेडिंग बाइंग आ रही है उस मोमेंट पे उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू बाई इन अ बिग वे। अविनाश जी, अगर एक परसेंटेज टर्म्स पे देखें तो हम कह सकते हैं इंडिया की जो 60-65% गोल्ड बाइंग होती है या ज्वेलरी बाइंग होती है वो वेडिंग के लिए है सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, रफली अराउंड 60-65% इज फॉर वेडिंग बाइंग। और ये क्वार्टर अब आप कैसा देखते हैं? क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत बाइंग नहीं देखी, लेकिन अब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस काफी सुधर रहे हैं, शायद और भी सुधरेंगे, क्या ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है? डेफिनेटली मनीषा जी, एक तो आप इस क्वार्टर के अंदर अक्षय तृतीया पड़ती है तो डेफिनेटली उसका भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, और वेडिंग बाइंग भी हो रही है तो पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर बेटर रहेगा। डेफिनेटली नाउ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हियर टू जून थोड़ा सा बाइंग इज बेस्ड ओनली ऑन वेडिंग, क्योंकि वेकेशंस एंड स्कूल्स रीओपनिंग, ये दोनों की वजह से भी थोड़ा सा ज्वेलरी बाइंग में थोड़ा सा गिरावट देखी जाती है। बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपको उसके अंदर बढ़ोतरी दिखेगी।
ये तो बात हुई गोल्ड की, लेकिन गिरावट हमने यहाँ पर चांदी में भी आते हुए देखी है। इवन एज चांदी यहाँ पर प्रेशस मेटल्स और साथ ही साथ बेस मेटल्स दोनों को फॉलो करती है, लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि बेस मेटल्स भी अंडर प्रेशर हैं तो चांदी में भी एक गिरावट देखने को मिली है। चांदी आपकी स्क्रीन पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार और करीबन 10,000 रुपए की गिरावट चांदी में भी अपने ऑल टाइम हाई से हम देख चुके हैं। अजय, ऑन चार्ट्स चांदी कैसे देखेंगे आप? मुझे डेफिनेटली अगर चांदी को देखना है तो सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस ढंग से 105 106 का एक्सपेक्टेड हाई था वो बना चुका है। करंटली ये रेशियो 98 के करीब है, और जब जब ये रेशियो गिरता है अपने लाइफ टाइम हाई से तो इसका मतलब है जो अनसर्टेनिटी, देखिए गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड में कब बाइंग आती है जब अनसर्टेनिटी आती है, और ये रेशियो बिल्कुल एक बड़ा इंडिकेटर है। जिस ढंग से इसमें गिरावट स्टार्ट हो चुकी है इसका मतलब गोल्ड से लोग निकल रहे चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन सोने में जो गिरावट आएगी वो चांदी पे भी दबाव लेके आएगी। बट अगर कोई मेरे से बात करे बोले अगले 2-3 साल का व्यू लेना है तो आई वुड प्रिफर टू गो विथ सिल्वर। तो करंटली मुझे लगता है चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में $32 का लेवल ब्रीच कर चुका है। डायरेक्टली जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2980 का। तो टेम्पररी एक चांदी में भी गिरावट रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि 88-90 के लेवल में स्लो एंड स्टडीली अगर चांदी बाय करे तो बेटर रिटर्न दिखाएगी। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त 94,400 है। आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस 91 तक अगले हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा। बट एज कंपेयर टू गोल्ड आई वुड प्रिफर टू गो विथ सिल्वर। अजय, आप नीचे के लेवल्स तो देते जा रहे हैं और ऊपर के लेवल्स के लिए मुझे आपको पुश करना पड़ रहा है। नहीं, चांदी में बिल्कुल हमने डबल टॉप या मंथली चार्ट पे देखें तो 1 लाख अक्टूबर में भी देखा, मार्च में भी देखा, एंड स्टिल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन सिल्वर। अगले एक साल में अगर हम देखें तो ऊपर में 130 135 आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट लेवल, बिकॉज जिस ढंग से यूएस चाइना का कंसर्न्स कम हुआ है और यूज के जो क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में है या इंडस्ट्रियल डिमांड पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूव हुई है, डेफिसिट भी बनी हुई है, तो आई एम मोर बुलिश कि अगले एक साल में गोल्ड हो सकता है साइडवे टू नेगेटिव चल जाए, टाइम करेक्शन में चल जाए, बट चांदी में एटलीस्ट 25-30% कंजर्वेटिवली टारगेट आराम से लिया जा सकता है अभी भी। अगले 2 साल में 30% की तेजी चांदी में। राहुल, आपके लिए उसके क्या मायने हैं? चांदी में जैसे ये प्राइजेस चल रहे हैं और ये प्राइजेस के अंदर में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई हम लोगों ने लास्ट 2-3 महीने में देखा है कि ऊपरी भावों में लोग कोई फंसे नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफ़ी इम्पैक्ट आया हुआ है और काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो गए जो चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेगुलरली प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। नीचे जैसे 87 से लेकर 92 के आसपास काफ़ी अच्छी बाइंग भी आ रही है इन्वेस्टर्स की, और ऊपरी स्तरों पे वापस 97-98 के आसपास वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टर पैसा बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जिस हिसाब से चांदी के प्राइजेस लाख रुपए 90 मतलब लाख रुपए के आसपास काफी टाइम से चल रहे हैं, समझ लो 90 से लेके लाख रुपए के आसपास, तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। और ये प्राइजेस पे भी लोगों की बाइंग हो रही है, जैसे कंजम्पशन के लिए, वेडिंग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, गिफ्टिंग के लिए, तो वहाँ पे कोई डिमांड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। और ये भी देखा गया है कि पैन इंडिया सिल्वर ज्वेलरी का डिमांड काफी स्ट्रांग है और काफी ज्वेलर्स अक्रॉस इंडिया स्टैंडर्ड और चांदी के स्टोर्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज ये दिखाता है कि चांदी की डिमांड ग्राउंड लेवल पे काफी स्ट्रांग है और कस्टमर स्टोर्स पे जा रहे हैं, गोल्ड के स्टोर्स पे चांदी की इंक्वायरी कर रहे हैं, वो चांदी की ज्वेलरी बाई करना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि चांदी के लिए बेस्ट सिनारियो है। और आने वाले जिस हिसाब से प्राइजेस भी हमें भी लग रहा है, जैसे 1,15,000 से लेकर 1,25,000 के आसपास हमें दिवाली दिख रही है, तो ओवरऑल काफी अच्छा रहने वाला है चांदी के लिए ये साल। ओवरऑल राहुल, इंपोर्ट्स किस तरह के देखते हैं आप चांदी में इस बार? से इंपोर्ट्स देखने जाए तो अंदाज करीब करीब 5,000 टन के आसपास लग रहा है। मगर ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करेगी अगर चांदी में कुछ बड़ा करेक्शन एक साथ में दे लिया, करीब 87 के आसपास आ गई तो इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चांदी के जो इम्पोर्ट है डायरेक्टली प्राइस से रिलेट करते हैं, प्राइस से बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर डोमेस्टिकली चांदी में काफ़ी रिसाइकल होती है और रिसाइकल यूज वापस चांदी में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो रिसाइकल से काफ़ी कुछ कंजम्पशन जो लोकल का कंजम्पशन है वो यूज हो जाता है। राहुल, ज्वेलरी डिमांड आपने कहा स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी हमने यहाँ पर बेहतर आते हुए देखी है। अगर एक डिमांड ग्रोथ की यहाँ पर बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या नंबर्स देखेंगे आप? ये अगर पिछले एक साल से कंपैरिजन पे देखे जाएंगे, वॉल्यूम वाइज देखने जाएंगे तो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 5 to 10% ऑफ रहेगी वॉल्यूम्स ओवरऑल कैटेगरी की, सिल्वर आर्टिकल्स एंड ज्वेलरी की। और खाली अगर ज्वेलरी देखने जाएंगे तो ज्वेलरी की डिमांड मिनिमम 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है प्राइस टर्म्स पे।
ऑलराइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर चांदी में आते हुए और ऑफ कोर्स गोल्ड में कुछ करेक्शन के बाद यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। अविनाश जी आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की और साथ ही साथ लेकर आएंगे यहाँ पर क्रूड पर एक सेंस, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिक्लाइंस हैं वो काफ़ी गहराते हुए नजर आए हैं। प्रबल सेन हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रबल, मुझे लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी आपने कहा था रैलीज पे बिकवाली करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली वही हमने होता हुआ देखा भी है। काफ़ी हाइज पे आपसे बात हुई थी और अब जब हम बात कर रहे हैं तो उन हाइज से प्राइसेस क्लियरली 4 to 5% यहाँ पर गिर चुके हैं। फंडामेंटल्स भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। जो करंट सिचुएशन है यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? आई थिंक काफी कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स हैं अभी मार्केट में। अगर आप देखिए, ऑन द वन हैंड यूएस चाइना में जो टैरिफ का ये पॉज हुआ है, विच इज ऑब्वियसली समथिंग दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि उससे जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी सी कम होती है। अगर आप फंडामेंटली देखें, क्रूड में डिमांड हमेशा सेंटिमेंट के आगे ही रहा है। अगर हम लास्ट 6 महीना 9 महीने का मूवमेंट देखें, क्रूड प्राइस जब भी गिरे हैं वो इस डर से गिरे हैं कि डिमांड कोलैप्स करेगा। डिमांड एक्चुअली उतना कोलैप्स किया नहीं है किसी भी सिचुएशन। सो जो यूएस और चाइना के बीच में अरेंजमेंट हुआ है वहां से ऑब्वियसली थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ओपेक के एक्शंस एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने करंट कॉन्टेक्स्ट में किया है। अब उसके लोग बहुत सारे रीजन दे रहे हैं कि सऊदी का अमेरिका के साथ इक्वेशन जो है, जो उन्होंने डील स्ट्राइक की है, पार्ट ऑफ इट मे बी इज ड्यू टू दैट। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कजाकिस्तान और इराक जो कंसिस्टेंटली वायलेट कर रहे हैं उनके कोटास एज पर दी रेस्ट ऑफ ओपेक, उसकी वजह से सऊदी सेट की यार हम मार्केट शेयर क्यों लूज करें अगर हमारे मेंबर्स ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि अप्रैल और जून मिला के जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि प्रोग्रेसिवली 0.8 मिलियन बैरल्स अ डे, ऑलमोस्ट 8 लाख बैरल अ डे ऑफ क्रूड वो वापस लाएंगे मार्केट में, वो एक सप्लाई ओवरहैंग क्रिएट करता है। तो एक तरफ डिमांड में शायद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हटी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जो लोग सोच रहे थे टैरिफ की वजह से, शायद कहीं ना कहीं पे थोड़ा लोगों को रिलीफ है कि कहीं कुछ प्रैक्टिकलिटी आ रही है वर्ल्ड मार्केट्स में। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सप्लाई अभी भी शायद डिमांड से आगे है। उसमें एक और फैक्टर ये है, आई कैन टेक अ मिनट, यूएस शेल में अगर आप देखें, यूएस शेल में कंसिस्टेंटली जो थोड़े कम ल्यूक्रेटिव रीजन्स हैं, उन्होंने कहा है कि 65 के नीचे उनकी इकोनॉमिक्स वर्क नहीं करती, तो वहां से थोड़ा सा ड्रिलिंग स्लो डाउन आ सकता है। लेकिन अगर आप उनके प्राइसिंग एक्शंस देखें, आपको आपको पता होगा यूएस शेल में हमेशा एक परसेंटेज ऑफ देयर प्रोडक्शन वो हमेशा हेज करके रखते हैं। इस साल अगर आप देखें, एज पर सम इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, सिर्फ 1/4 प्रोडक्शन उन्होंने हेज किया हुआ है, जिससे ये सजेस्ट होता है कि वो शायद प्राइसिंग में थोड़ा सा उछाल देख रहे हैं आगे जाके, उसकी वजह से उन्होंने अनहेज पोजीशंस रखी। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑन बैलेंस मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ से है वो कितना चलेगा, कितना तेज चलेगा, आई थिंक डिपेंड करेगा कि यूएस चाइना, यूएस यूके वगैरह के जो नेगोशिएशंस है वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं, कैसे लोग उसको परसीव करते हैं। क्योंकि ऑन द ग्राउंड फिजिकल डिमांड मेरे ख्याल से अभी भी हेल्दी है। चाइना में इनफैक्ट क्रूड इंपोर्ट्स धीरे धीरे काफी बढ़ गए हैं अगर आप देखें कंपेयर टू प्री पैंडेमिक और रादर पैंडेमिक ईयर्स। सो वहां से भी थोड़े पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। तो वो एक मेरे ख्याल से एक दो ये मॉनिटरेबल रहेंगे, बट ऑन द होल यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा क्रूड में तेजी आनी चाहिए। बट हाँ, एक नेचुरल सीलिंग भी है क्योंकि सप्लाई अभी भी काफी कंफर्टेबल। हाँ, टेक योर पॉइंट वेरी वेल प्रबल। जब आपने कहा कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं यहाँ पर, जस्ट एक्सपेंडिंग ऑन द पॉइंट जो आपने कहा कि जो कम भाव हैं जहाँ पर हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, तो नॉन ओपेक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बहुत वायबल नहीं है। आपने शेल का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया। ओपेक एनालाइज की जो मीटिंग हुई है, जो उन्होंने रिपोर्ट कल निकाली है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि नॉन ओपेक सप्लाईज जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर गिर सकती हैं। एक, उसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, इंडियन डिमांड को लेकर अब यहाँ पर हम किस तरह के नंबर्स इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर के लिए बनता हुआ देखेंगे? देखिए, लोअर प्राइसेस हमेशा इंडियन डिमांड के लिए टिपिकली अच्छी ही होती है। एट द एंड ऑफ द डे हम प्राइस टेकर्स हैं ग्लोबल मार्केट में। 80%
जो हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट्स के थ्रू आती है, तो ऑब्वियसली जो क्रूड में सॉफ्टनेस है उससे थोड़ा तो डिमांड में फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन उसमें ये जरूरी है याद रखना, जो आपने शायद पिछली बार भी मुझसे पूछा था, कि अभी भी जो रिटेल प्राइसेस हैं वो इन लोअर प्राइसेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं पूरी तरह। तो ऑब्वियसली उससे जो है एक नेचुरल थोड़ा बैरियर बन जाता है। लेकिन उसमें ये भी याद रखना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल एट द एंड ऑफ द डे 50% डिमांड है, बाकी 50% आर ड्रिवन, वो सीधे मार्केट से लिंक्ड है जो वो प्राइजेस है। तो उनमें जो आपको सॉफ्टनेस दिख रही है उससे आप ऑब्वियसली उसमें थोड़ा डिमांड स्ट्रेंथ देखेंगे। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि कल गेल की जो एनालिस्ट मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि बीपीसीएल और आईओसीएल ने लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि लिक्विड फ्यूल के प्राइसेस पहली बार इतने गिर चुके हैं कि दे आर कंपेटिटिव अगेंस्ट नेचुरल गैस, तो उन्होंने गैस को स्विच करके लिक्विड फ्यूल्स यूज की इन द लास्ट क्वार्टर, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन वॉल्यूम गिरे। तो ये सब कुछ फिनोमिनल भी हो सकते हैं, एंड देयरफॉर आई थिंक डिमांड पे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। जब तक आई थिंक $70 से नीचे रहता है क्रूड, तब तक इंडियन डिमांड के लिए आई थिंक काफी हेल्दी है। सो वो मोमेंटम आपको शायद दिखता रहे अगले कुछ महीने। इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्त। प्रॉबल बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो 70 के नीचे हम डिमांड यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ देखेंगे, और जैसे कहा गया कि फिजिकल डिमांड अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में हेल्दी है। ऑफ कोर्स सप्लाईज यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ डिमांड पिकअप हो रही है, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल्स, लेकिन सपोर्ट इसी तरफ है कि कच्चा तेल यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी प्राइसेस में आगे जाता हुआ दिखा सकता है, तो नियर बॉटम वहाँ पर। मेटल्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे, और अजय आपसे एक सेंस भी चाहेंगे, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। वेल एक्चुअली इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टू वेज, क्योंकि एक तरफ हमने जो बहुत ज़्यादा लिक्विड मेटल्स नहीं है जैसे कि टिन, लेड और निकल, यहां पर तेजी आते हुए देखी है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रिलीफ था पूरे बेस मेटल को, वो कहीं ना कहीं चाइना यूएस का डील था, बट दैट इज टू अर्ली टू से कि आगे कैसे होगा। बट हाँ, चाइना ने उस चीज को ऑलरेडी काउंटर किया है, और जो स्टिमुलस दे रहे हैं उसकी सपोर्ट की वजह से अब टिल नाउ हमने एक अच्छा तेजी देखी। बट जिस ढंग से आज हम एक इरोजन बुलियंस में देख रहे हैं, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। बट ओवरऑल आई थिंक Q2 के एंड के बाद अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव, खास करके कॉपर की अगर बात करें तो अभी भी लग रहा है कि सिनेरियो काफी अच्छा है। ऊपर में 97, 80, 90, 800 तक के लेवल हम देख पाएंगे। इनफैक्ट ग्लोबल बैंकर्स के जो टारगेट्स है अभी भी वो इंटैक्ट है कि हायर साइड पे रिवाइज किए जाएंगे। तो आई थिंक ये जो आज का फॉल है टेम्पररी फॉल है, बट आई डोंट थिंक प्राइजेस इज गोइंग टू बी अगेन टू द लेवल व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल month. So I think maybe 850 is a good level to buy, 840 का स्टॉप लॉस। अगर 15-20 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो 880 शुड बी द लेवल। जिंक ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, और प्राइजेस ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन जिंक प्राइजेस इंटरनेशनल में एलएमई पे भी और डोमेस्टिक मार्केट पे भी 260 का लेवल रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक जिंक में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सप्लाई साइड में हमने देखा था नेस्टार का जो प्रोडक्शन कट था उसके बाद प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला हुआ भी है, हालांकि डिमांड कंसर्न थोड़े बहुत बने हुए थे। बट आई थिंक जिंक 256 इज अ गुड टू बाय, 250 का स्टॉप लॉस। अपसाइड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है एज ऑफ नाउ, बट 270, 72 कुड बी सीन बाय मिड ऑफ जन। एंड लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, यहाँ पे भी 230 से बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है, और अब 240 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। टेम्पररी पुल बैक 238 कैन बी पॉसिबल, बट एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है 250, 252 के जोन में मिल जाए। तो इन शॉर्ट कॉपर में अभी भी जिस्ट बाकी है, जिंक और एल्यूमिनियम स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव जाएंगे, बट बेस मेटल Q3 में अच्छा करना चाहिए। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक में आपको ढूंढनी चाहिए। अजय, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। बल इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर करेंगे इक्विटीज पर।